नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। इतिहास लेखन। यानी कि भाई इतिहास लिखते कैसे हैं, और इसमें भी हम खास तौर पर देखेंगे कि पश्चिमी दुनिया में ये जो परंपरा है ये कैसे बनी, कैसे विकसित हुई। और हाँ, ये महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी के इतिहास सिलेबस का पहला चैप्टर भी है। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बातचीत खास मददगार हो सकती है। हमारा मकसद सीधा सा है, इस चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझना, ताकि टॉपिक भी समझ आ जाए और हाँ, परीक्षा की तैयारी में भी मदद मिले। और ये पूरी चर्चा आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसी पर आधारित है। तो सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है, इतिहास लिखना ये है क्या? कोई कहानी सुनाना है, या फिर जैसे साइंस में होता है कोई खोजबीन? चलिए इस गुत्थी को जरा खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान से, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च। ये होता क्या है, और ये जो लैब में साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे ये अलग कैसे है? सुनने में तो दोनों ही खोजबीन जैसे लगते हैं ना? हाँ, लगते जरूर हैं, पर देखिए एक बुनियादी फर्क है। ऐतिहासिक अनुसंधान का मतलब है जो बीत गया, जो घटनाएं हो चुकी उनको समझना, उनके आपसी ताल्लुक क्या थे, किस क्रम में हुई, इसे समझने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। अब ये नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि हम इतिहास की घटनाओं को लैब में दोहरा नहीं सकते। हाँ, ये तो है, टाइम मशीन तो है नहीं अपने पास। बिल्कुल, गुजरे हुए वक्त में हम जा नहीं सकते, तो सीधे सीधे किसी घटना को देखना, उसे ऑब्जर्व करना, ये मुमकिन ही नहीं है। और इसी वजह से इतिहास में हम वैसे पक्के नियम भी नहीं बना सकते जैसे साइंस में होते ना, कि ये नियम हर जगह हर समय लागू होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। हाँ बिल्कुल, इतिहास की घटनाएं तो खास समय खास जगह पर होती हैं, उन्हें आप दोहरा नहीं सकते, वो यूनिक होती हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर एक्सपेरिमेंट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं, तो इतिहासकार आखिर अतीत को समझते कैसे हैं? मतलब क्या चाहिए होता है इसके लिए? इसके लिए बहुत खास तरह की एक्सपर्टीज चाहिए। सबसे पहले तो मान लीजिए कोई पुराना दस्तावेज मिला, तो इतिहासकार को उसकी भाषा आनी चाहिए, उसकी लिपि पढ़नी आनी चाहिए। सोचिए कोई चीज पुरानी प्राकृत में लिखी है या ब्राह्मी लिपि में, तो उसे पढ़ना ही अपने आप में एक हुनर है। सही बात है। भाषा और लिपि समझ ली, फिर आता है सबसे जरूरी काम, ये जांचना कि वो दस्तावेज असली है भी या नकली, उसकी प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी। इसके लिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे लिखने का स्टाइल क्या है, क्या वो उस जमाने के स्टाइल से मेल खाता है, कागज कैसा है, कब का बना हो सकता है, उस पर कोई मोहर है, कोई स्टैंप, ये सब देखना पड़ता है। अरे ये तो बिल्कुल जासूसी काम जैसा लग रहा है, हर छोटी चीज पर ध्यान देना। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझिए। और काम यहीं खत्म नहीं होता। जब एक दस्तावेज से कुछ पता चला तो उसे आंख बंद करके मान नहीं लेते, उसे उसी दौर के दूसरे सोर्सेज से मिलाना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। अच्छा, मतलब एक ही बात कई जगह से कंफर्म करनी पड़ती है। बिल्कुल। क्या दूसरे दस्तावेज भी यही कह रहे हैं? क्या जमीन से मिली पुरानी चीजें, मतलब पुरातत्व के सबूत, वो इस बात को सपोर्ट करते हैं? इस तरह सारे सबूतों को मिलाकर ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वाकई ये तो काफी डिटेल्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस लगता है। ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया जाता। टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम भी है जो इस रिसर्च मेथड के स्टेप्स दिखाता है, उसे जरा और समझा सकते हैं? जरूर। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है, एक मेथड है। वो डायग्राम इसी मेथड को दिखाता है। इसके जो मुख्य स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला, जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन या सोर्स मिले हैं उनके रेफरेंसेस को जांचना, मतलब वो जानकारी कहां से आई, किस कॉन्टेक्स्ट में बनी। दूसरा, जितने भी सोर्सेज मिले उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना, आलोचनात्मक परीक्षण, यानी हर सोर्स पर सवाल उठाना, किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, क्या इसका कोई एजेंडा हो सकता है। आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। बिल्कुल नहीं। तीसरा स्टेप है, जो जानकारी जांची परखी है उसे इकट्ठा करना, फिर यह समझना कि इतिहास में जो बदलाव आए वो कैसे आए, कौन सी प्रक्रियाएं थी, और तुलना करना, कंपैरेटिव एनालिसिस। चौथा, किसी भी घटना को उसके समय और जगह के संदर्भ में समझना, और यह भी कि उस वक्त लोगों की सोच क्या थी, उनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था। अच्छा, उस जमाने के हिसाब से सोचना। हाँ। पांचवा है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सही सवाल बनाना, रेलेवेंट क्वेश्चंस। छठा, हाइपोथेसिस बनाना, मतलब सबूतों के आधार पर एक संभावित एक्सप्लेनेशन सोचना।
एक थ्योरी बनाना एक तरह से। और सातवां और आखिरी स्टेप है इन सब के बाद मिले हुए तथ्यों और अपने एनालिसिस के आधार पर एक लॉजिकल कोहेरेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखना, एक वृत्तांत तैयार करना। वाह, मतलब भले ये लैब वाली साइंस ना हो, पर इसमें भी वैसी ही गंभीरता और एक पूरा सिस्टम है। चलिए अब इस शब्द पर आते हैं, इतिहास लेखन, जिसकी परंपरा की हम बात कर रहे हैं। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी, इसका सीधा सा मतलब है आलोचनात्मक ऐतिहासिक वृत्तांत का लेखन। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट बना देना भर नहीं है। जी नहीं। इसमें घटनाओं का विश्लेषण होता है, उनके कारण, उनके प्रभाव, ये सब समझा जाता है और फिर उसे एक तर्क के साथ व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। और जो विद्वान ये काम करते हैं, सोच समझकर एनालिसिस करके लिखते हैं, उन्हें ही हम इतिहासकार कहते हैं। अच्छा, पर एक सवाल है, क्या एक इतिहासकार गुजरे हुए जमाने की हर छोटी बड़ी बात को लिख सकता है? क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। आप सोचिए, एक दिन में ही दुनिया में कितनी घटनाएं घटती हैं। हाँ, सही कहा। तो पूरे अतीत की हर घटना को समेटना तो नामुमकिन है। इतिहासकार को चुनना ही पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। तो फिर ये चुनाव कैसे होता है? किस आधार पर? मतलब अगर सब कुछ नहीं लिख सकते तो क्या चुनते हैं और क्या छोड़ते हैं? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है और दिलचस्प भी। इतिहासकार किन घटनाओं को इम्पोर्टेंट मानता है, किन्हें चुनता है और फिर उनकी व्याख्या, उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, ये काफी हद तक उसके अपने सोचने के तरीके पर, उसके वैचारिक ढांचे पर, मतलब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है। अच्छा, उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए किसी अकाल की घटना है। अब एक इतिहासकार है जिसका फोकस इकोनॉमिक्स पर है। वो शायद देखेगा कि व्यापार नीतियां क्या थी, अनाज के दाम क्या थे, टैक्स सिस्टम कैसा था। वहीं दूसरा इतिहासकार जो सोशल स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है, वो शायद देखेगा कि समाज के अलग अलग वर्गों पर, जातियों पर क्या असर पड़ा, खाना कैसे बटा। घटना एक ही, पर देखने के नजरिए अलग अलग। हाँ, और दोनों के निष्कर्ष, उनका जोर अलग अलग हो सकता है। उनका लिखने का स्टाइल भी इसी नजरिए से तय होता है। ये नजरिया वाली बात तो वाकई सोचने लायक है। इससे ये भी सवाल आता है कि क्या पुराने जमाने के समाजों में, मतलब प्राचीन काल में, क्या तब भी इतिहास लिखने की ऐसी ही सिस्टमैटिक क्रिटिकल परंपरा थी जैसे हम आज जानते हैं? देखिए, आज जैसा हम इतिहास को एक डिसिप्लिन के तौर पर देखते हैं, जिसके अपने रिसर्च मेथड्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, वैसा ढांचा प्राचीन समाजों में आमतौर पर नहीं था। उनके पास शायद आज जैसी टेक्नोलॉजी है, इतने साधन नहीं थे। तो क्या वो लोग अपने अतीत को भूल गए थे या उन्हें कोई मतलब ही नहीं था अपने इतिहास से? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दिलचस्पी क्यों नहीं होगी भला? अपने पुरखों के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में जानना तो इंसान की फितरत में है शायद। प्राचीन लोगों ने भी जरूरत महसूस की थी कि उनके हीरोज की कहानियां, उनके समाज की जरूरी घटनाएं, उनकी परंपराएं वो अगली पीढ़ी तक पहुंचे। उनकी पहचान का सवाल था। हाँ बिल्कुल। तो अगर वो आज की तरह लिख नहीं रहे थे तो फिर कैसे वो अपनी यादें, अपना इतिहास जिंदा रखते थे? क्या तरीके थे? उन्होंने बड़े ही, क्या कहते हैं, क्रिएटिव तरीके अपनाए थे। जैसे गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना। आपने भीमबेटका के बारे में सुना होगा, अजंता इलोरा की पेंटिंग्स। हाँ, सुना है। ये हजारों साल पुराने चित्र उस जमाने की जिंदगी की कहानी कहते हैं। फिर कहानियां सुनाना, पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चलती थीं। लोकगीत गाना, वीर गाथाएं मतलब बैलेड सुनाना, जिनमें किसी हीरो या किसी लड़ाई की बात हो। ये सब तरीके थे अतीत को याद रखने के, उसे आगे बढ़ाने के। और टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा है, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, कि आज के इतिहासकार इन पुरानी चीजों को, गुफा चित्रों को, कहानियों को, गीतों को इतिहास का सोर्स मानते हैं, इम्पोर्टेंट सोर्स। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पहले शायद इन्हें बस कला या लोक कथा मानते थे, पर अब हिस्टोरियन समझते हैं कि ये चीजें हमें उस समय के समाज, उनके विश्वास, उनके जीने के तरीके के बारे में वो बातें बता सकती हैं जो शायद लिखे हुए दस्तावेजों में भी ना मिले। क्या कोई बहुत पुराना लिखा हुआ सबूत भी है इसका? मतलब इतिहास लिखने की कोशिश का कोई ठोस प्राचीन उदाहरण? हाँ, टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही मशहूर और बहुत पुराने उदाहरण का जिक्र है। मेसोपोटामिया की सुमेर सभ्यता का एक पत्थर का शिलालेख, इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। इसका एक टुकड़ा आज भी पेरिस के लूवरे म्यूजियम में रखा है। आप अंदाजा लगाइए कितना पुराना होगा? कितना? 1000 साल, 2000 साल? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। ये लगभग 4500 ईसा पूर्व का माना जाता है। क्या? 4500 BC? मतलब आज से 6500 साल पहले? जी हाँ, 6500 साल। अविश्वसनीय है। क्या बना है उस पत्थर पर? क्या लिखा है? उस शिलालेख के टुकड़े पर ना सैनिकों की एक लाइन बनी हुई है जो आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में ढाल हैं
भाले हैं और उनका जनरल या सेनापति सबसे आगे है। माना जाता है कि ये शिलालेख सुमेर के राजाओं के नाम और उनकी लड़ाइयों का रिकॉर्ड है। खासकर 2 राज्यों के बीच कोई युद्ध हुआ था, उसका ब्यौरा है। कमाल है। मतलब राजाओं की जीत और लड़ाइयों को दर्ज करने की परंपरा इतनी पुरानी है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि इंसान अपने कामों का हिसाब रखने की कोशिश बहुत पहले से कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि इतिहास को समझने और लिखने में क्या सिर्फ इतिहासकार ही काम करते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स भी मदद करते हैं? नहीं नहीं, इतिहास लिखना सिर्फ इतिहासकार का काम नहीं है। ये असल में एक टीम वर्क जैसा है। इसमें कई अलग अलग डिसिप्लिन्स, मतलब ज्ञान के क्षेत्रों का सहारा लिया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी काम है ये। जैसे पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, ये जमीन खोदकर पुरानी बस्तियां, इमारतें, औजार, बर्तन वगैरह निकालते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इनसे हमें उस जमाने के जीवन के ठोस सबूत मिलते हैं। हाँ, वो तो है। और फिर है अभिलेखागार विज्ञान, आर्काइवल साइंस। ये पुरानी सरकारी दस्तावेज, चिट्ठियां, नक्शे, इन सबको संभालकर रखने और ऑर्गेनाइज करने का विज्ञान है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी यानी हस्तलिपि विज्ञान, पुरानी हाथ से लिखी पांडुलिपियों को पढ़ने समझने में मदद करता है। एपिग्राफी, पुरालेख विद्या, शिलालेखों को पढ़ती है, पत्थर पर, मेटल पर, कहीं भी लिखे हुए लेख। अच्छा, जैसे वो सुमेर वाला शिलालेख? हाँ बिल्कुल। फिर अक्षर लिखने के स्टाइल का एनालिसिस भी होता है, उससे भी समय का अंदाजा लगता है। लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान, भाषाओं के इतिहास को समझने में मदद करता है। न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र, पुराने सिक्कों का अध्ययन है। सिक्कों से राजा, समय, अर्थव्यवस्था, कला, धर्म, बहुत कुछ पता चलता है। और हाँ, जीनियोलॉजी, वंशावली अध्ययन, जो परिवारों और राजवंशों का इतिहास पता लगाता है। ये सब मिलकर इतिहास की पजल के टुकड़े जोड़ने में मदद करते हैं। यानी इतिहास की तस्वीर कई अलग अलग रंगों से मिलकर बनती है। सही। अच्छा, टेक्स्ट बुक में आधुनिक इतिहास लेखन का भी जिक्र है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, और उसकी 4 मुख्य विशेषताओं के बारे में सवाल पूछा गया है। ये क्या है, खासकर पश्चिमी परंपरा के संदर्भ में? हाँ, देखिए, आधुनिक इतिहास लेखन जैसा हम आज जानते हैं, ये खासकर यूरोप में रेनेसा और एनलाइटमेंट के बाद डेवलप हुआ। ये कुछ खास प्रिंसिपल्स पे टिका है। टेक्स्ट बुक सीधे सीधे 4 पॉइंट्स नहीं गिनाती, पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स या सिद्धांत बताती है। पहला, कि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब ये तर्क पर, सबूत पर और एक सिस्टमैटिक मेथड पर जोर देता है। इसकी शुरुआत होती है सही सवाल पूछने से। हम क्या जानना चाहते हैं, क्यों, और इसका जवाब पाने के लिए क्या एविडेंस है। ये सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलता। लॉजिक और एविडेंस बेस्ड। बिल्कुल। दूसरा, ये सवाल मानव केंद्रित होते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी इन सवालों के सेंटर में इंसान होता है। इतिहासकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी दौर में इंसानों ने क्या किया, क्यों किया, उनके काम क्या थे, उनकी मुश्किलें क्या थीं। आधुनिक इतिहास लेखन आमतौर पर घटनाओं को समझाने के लिए किसी देवी देवता की मर्जी या भाग्य जैसी चीजों का सहारा नहीं लेता। अच्छा, मतलब सुपरनैचुरल व्याख्या नहीं। हाँ, बल्कि इंसानी वजहों पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात पर फोकस करता है। ईश्वर और इंसानी कामों के बीच कोई सीधा कनेक्शन मानकर नहीं चलता। समझ गए। तो ये वैज्ञानिक नजरिया और इंसान पर फोकस, ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की पहचान है। अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर के इस हिस्से से कौन-कौन से पॉइंट्स खास तौर पर याद रखने चाहिए? हाँ बिल्कुल। एग्जाम के लिहाज से कुछ बातें जरूर ध्यान में रखें। 1, इतिहास लेखन की परिभाषा, कि ये आलोचनात्मक, ऐतिहासिक वृत्तांत का लेखन है, सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं। 2, ऐतिहासिक अनुसंधान की पद्धति के चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। वो डायग्राम खासतौर पर समझ लें, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस दिखाता है। वो जो 7 स्टेप्स थे। हाँ, वही। 3, ऐतिहासिक अनुसंधान साइंस से अलग क्यों और कैसे हैं, ये फर्क पता होना चाहिए, जैसे प्रयोग नहीं, यूनिवर्सल नियम नहीं। 4, पुराने जमाने में लोग इतिहास कैसे याद रखते थे, वो तरीके, गुफा चित्र, कहानियां, गीत, गाथाएं, इनके उदाहरण। 5, वो सबसे पुराने शिलालेख का उदाहरण, लूव्र म्यूजियम वाला सुमेरियन शिलालेख, उसका समय लगभग 4500 BC और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, युद्ध का रिकॉर्ड। ठीक है। और 6, आधुनिक इतिहास लेखन के मूल सिद्धांत क्या हैं, जैसा टेक्स्ट बुक में है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, मानव केंद्रित सवाल और देवीय हस्तक्षेप से दूरी। और 7, इतिहास की रिसर्च में मदद करने वाले अलग अलग विषय कौन से हैं, उनके नाम याद रखें,
जैसे आर्कियोलॉजी, आर्काइव्स, न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी, ये कुछ मुख्य बातें हैं। ये कैसे शुरू हुई, इसकी एक समझ बनी। बिल्कुल। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है, या एक अहम बात याद रखनी चाहिए कि इतिहास सिर्फ अतीत में जो हुआ उसका कोई पत्थर पर लिखा सच नहीं है। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अतीत को कैसे समझा गया है, क्यों समझा गया है, कौन से तरीके इस्तेमाल हुए हैं। इतिहास पढ़ना हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी कि ज्ञान बनता कैसे है और बदलता कैसे है। सही कहा। और चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि अगर जैसा हमने बात की इतिहासकार का अपना नजरिया, उसकी अपनी सोच, घटनाओं को चुनने का तरीका, ये सब उसकी लिखी हुई बात पर असर डालता है, तो क्या हम कभी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव 100% सच्चे इतिहास तक पहुंच सकते हैं? या इतिहास हमेशा अलग अलग नजरियों, अलग अलग व्याख्याओं का एक गुलदस्ता ही रहेगा? सोचेगा जरूर इस पर।